आप सबका खैर मुकदम है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में। आज हम BPCG 175 साइकोलॉजी फॉर लिविंग कप के पहले ब्लॉग के पहले 2 यूनिट्स जो है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माइंड बॉडी रिलेशनशिप, दिमाग और या जहन और जिस्म का क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करेंगे। नफ्सियात दिमागी अफ़ाल और रवैये का मुताला करती है। इंसान के 2 अहम पहलू दिमाग और जिस्म हैं। लिहाजा जब हम दिमाग और मुताला ज़हनी अमल के बारे में मुताला करते हैं तो समझने की ज़रूरत है ये हमारे जिस्म से भी ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब ये है कि जो ज़हन और जो हमारा जिस्म है उनके बीच में एक रिश्ता है। अगर एक जगह एक हिस्से में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मसला हो जाएगा तो उसका सीधा असर हमारे दूसरे पहलू पर पड़ता है। अगर हमारे दिमाग में कोई मसला हो जाएगा इसका मतलब हमारा जिस्म भी मुतासिर हो सकता है, या अगर हमारे जिस्म में कोई इशू हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो ज़हन है वो भी मुतासिर हो सकता है। दिमाग असाबी निज़ाम, हार्मोन्स, मुदाफ़ाती निज़ाम, बीमारी, मजदूरी वगैरह। हमारा ज़हन जो हमारे अदराक, ख़यालात, जज्बात, तरकीब वगैरह पर मुश्तमिल होता है, हमारे जिस्म के कामकाज, जिस्मानी सेहत को मुतासिर करते हैं। जो भी हम जिस्मानी तौर पर करेंगे उसका सीधा असर हमारे ज़हन पे पड़ता है। अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे तो हमारा जो ज़हन है वो सोच में मुब्तला हो जाएगा, हमें ख़यालात आएंगे, बुरे ख़यालात आ सकते हैं। तो अगर हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी उसका असर हमारे ज़हन पे पड़ेगा, हम ज़हनी तौर भी बीमार हो सकते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म की सलाहियत, सेहत के हालात हमारा दिमाग और दिमागी सेहत को मुतासिर करता है। इस तरह जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के दरमियान ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों से मुतासिर होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो मुदाफ़ाती निज़ाम होता है, उस पे असर हमारे जिस्मानी सेहत और हमारी ज़हनी सेहत दोनों का पड़ता है। अगर हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ठीक होंगे इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा, हमारा जो मुदाफ़ाती सिस्टम है वो भी अच्छे से काम करेगा। अगर हमारे ज़हन या हमारे जिस्म में कोई मसला हो जाएगा, हम ज़हनी तौर या जिस्मानी तौर मौजूर हो जाएंगे, उसका सीधा असर हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम पे भी पड़ता है। इंसानी अफ़ाल के तनाज़ुर में दिमाग और जिस्म के ताल्लुकात को दर्ज झैल तरीकों से देखा जा सकता है। इंसानी अफ़ाल के तसव्वुर से दिमाग और जिस्म की अलहदगी कि इंडिविजुअली ये जो दिमाग है हमारा, ये जो हमारा ज़हन है और हमारा जिस्म है, उनमें एक दूसरे के वो कितने मुख्तलिफ हैं, वो उनमें एक दूसरे से कितनी अलहदगी है। इंसानी काम के तसव्वुर से दिमाग या जिस्म का खात्मा, दिमाग और जिस्म को एक वाहिद मजमूई निज़ाम के तौर पर तसव्वुर किया गया है। मुहक्किकीन मजमूई तौर पर फ़र्द को मुखातिब करने के लिए दिमाग और जिस्म के ताल्लुकात की जामिया तस्वीर की तजवीज़ पेश करते हैं। तो ये जो हमारे पास हमारे साइंटिस्ट्स हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने जब एक इंसान को मुखातिब किया है तो उन्होंने दोनों चीज़ें मद्देनज़र रख के किया है। उन्होंने हमारे ज़हन को भी और हमारे जिस्म को भी मद्देनज़र रख के ही एक इंसान को स्टडी किया है। अगर किसी को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान बिल्कुल सेहतमंद है? ये जो माइंड बॉडी की रिलेशनशिप है वो
वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो सवाल हमारे पास है हमें इस सवाल का जवाब मिले कि अगर मैं जिस्मानी तंदुरुस्त हूं, क्या इसका मतलब मेरा जहन भी तंदुरुस्त है, या अगर मैं जहनी तौर तंदुरुस्त हूं, क्या इसका मतलब मैं जिस्मानी भी तंदुरुस्त हूं। ये जो सवाल है ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप पढ़ के ही हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। दिमाग और जिस्मानी ताल्लुक हमारी सेहत पर नुमाया असर डालता है। सेहत सिर्फ जिस्मानी सेहत का हवाला नहीं देती, इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि सेहत में ये भी शामिल है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, हम महसूस क्या करते हैं और हमारा बर्ताव क्या है। हमारे ख्यालात, जज्बात और अमाल हमारी सेहत को मुतासिर करने के लिए इतने ही अहम हैं जितना कि हम क्या खाते हैं। तो अगर हमारी सेहत खाली इस चीज पे डिपेंडेंट होती, इसी चीज से पता चलती कि हम लोग क्या खाते हैं, तो हम अपना खाना सही करते और हम सेहतमंद बन जाते। इसके अलावा, खाने के अलावा हम क्या सोचते हैं, हमारे इमोशंस क्या है, हम क्या महसूस करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है, इन सब चीजों से हमें ये डिटेक्ट होता है, हमें ये पता चल सकता है कि हमारी सेहत कैसी है। अगर हमारी सोच ऐसी होगी, अगर हमें अच्छे अच्छे इमोशंस होंगे, तो हम जिस्मानी तौर भी सेहतमंद हो सकते हैं। मजीद आलमी इदारे सेहत WHO ने 2014 में कहा है कि सेहत महज बीमारी की अदम मौजूदगी नहीं है, ये मुकम्मल जिस्मानी, जहनी, रूहानी और समाजी बहबूद की एक मुतहरिक हालत है। तो जो हमारे पास आलमी इदारे सेहत है WHO, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि सेहत खाली ये नहीं है कि हम जिस्मानी तौर से बीमार नहीं है। सेहत में ये सब चीजें आएंगी कि मैं जिस्मानी मैं कितना ठीक हूँ, मेरा जहन कितना ठीक है, रूहानी मैं कितना ठीक हूँ, और समाजी तौर पर मैं किस हद तक बाकियों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बाकियों से मुतालिक हो सकता हूँ। ये जो डेफिनेशन है, ये जो तारीफ है जो WHO ने सेहत की दी है, इसके 3 अहम पहलू हैं। सेहत को सेहत के तसल्सल पर समझा जा सकता है। बीमारी और बीमारियों की अदम मौजूदगी जरूरी नहीं कि सेहत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बीमारियों की अदम मौजूदगी का मतलब सेहत नहीं है। बाकी चीजों पर भी हमें फोकस करना है कि जिस्मानी सेहत के अलावा जो बाकी चीजें हैं, बाकी एस्पेक्ट्स हैं, उनके मामले में हम कितने सेहतमंद हैं। सेहत एक मुतहरिक हालात है और मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर होती है कि ये जो सेहत है, ये खाली हमारे खाने पीने से पता नहीं चलता है कि हम कितने सेहतमंद हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि क्या हमारी सेहत ठीक है कि नहीं। सेहत जिस्मानी, जहनी, समाजी और रूहानी 4 पहलुओं पर मुश्तमिल है। एक पहलू नहीं, खाली जिस्मानी पहलू नहीं, हमें 4 पहलू देखने होते हैं कि हम सेहतमंद, वाकई ही सेहतमंद है कि नहीं। 4 पहलुओं में हमारा जिस्म, हमारी जहन, हमारा जो समाज और रूहानी चीजें, सब चीजें हमें कंसिडरेशन में लेनी होगी। ताहम मुकलमियत पर तवज्जो मरकूज करने वाले तारीफ के हिस्से पर तनकीद भी की गई है, क्योंकि एक फर्द सेहत के मसाइल का शिकार हो सकता है लेकिन खुद को सेहतमंद समझता है। यहाँ अहम बात यह है कि फर्द इसके बारे में कैसे समझता और सोचता है, वो इसमें क्या जज्बात लाता है, वो बीमारियों के साथ कैसे डलता है। तो ये सब जो है हमारी सेहत डिपेंड करती है कि हमारे अंदर सोच क्या होगी, हम क्या सोचते होंगे। अगर मेरे मन में, मेरी सोच में ये है कि मैं तंदुरुस्त हूं, तो मैं तंदुरुस्त ही रहूंगी। अगर मेरी सोच में ही गलती थी, अगर मैं नेगेटिव मेरी सोच ही थी, तो मैं खुद को कभी तंदुरुस्त नहीं समझ सकती हूँ। ये दिमाग और जिस्म के ताल्लुकात की बुनियादी हरकियात
की अहमियत की निशानदेही करता है। लोग किसी बीमारी से कामयाब के साथ डर सकते हैं और महदूदियत के बावजूद सेहतमंद हो सकते हैं। इससे फर्द में बाइख्तियारात का एहसास पैदा होता है। मारूफ तौर पर मजदूरी का तजाद उम्र से मुतालिक खराब काम करना जिंदगी के समझे जाने वाले मयार को कम नहीं करता है। अगर लोग इससे निमटने के लिए कामयाब हिकमत अमली तैयार करने के काबिल हो जाते, इस तरह सेहत की तारीफ किसी शख्स की इसके माहौल के तनाजुर में, एक शख्स जो है उसके एनवायरनमेंट के तनाजुर में जिस्मानी, जहनी, समाजी और रूहानी सतह पर मुनासिब तरीके से डालने और काम करने की सलाहियत के लिहाज से की जाती है। इंसान को बीमारी और मजदूरी से निमटने के काबिल बनाने के लिए हयाताती अवामिल के साथ साथ नफ्सियाती अवामिल और समाजी अवामिल पे गौर करने की जरूरत है। अगर किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है और वो अपने इलाज के लिए आता है, तो डॉक्टर का जरूरी है कि वो खाली उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ही ना देखे। बायोलॉजिकल हयातियाती अवामिल के साथ साथ उसको देखना चाहिए कि इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और इसका जो सोशल एस्पेक्ट है, समाजी एस्पेक्ट है, वो कैसा है, उस पर गौर करने की जरूरत है। हमारे ख्यालात, रवैये और जज्बात ताकतवर आवेज हैं जो अहम तरीकों से बीमारी के बारे में हमारे अदराक और तजुर्बे में सालसी कर सकते हैं। हमारी किस्म की शख्सियत, तर्ज जिंदगी, समाजी माहौल सभी हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। हम किस किस्म की पर्सनैलिटी है, हम किस किस्म की शख्सियत है, हमारा तर्ज जिंदगी क्या है, हमारे रहने सहने का तरीका क्या है, और हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो कैसा है, वो सब चीजें हमारी सेहत पर असर करती है। इस तरह तंदुरुस्ती जिससे मुराद जिस्मानी सेहत है और तंदुरुस्ती जिससे मजमूई जहनी सेहत मुराद है, दोनों चीजें, एक तो जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत, दोनों एक फर्द को सेहतमंद समझने के लिए जरूरी है। तो हमें दोनों पहलुओं को देखना है कि हम जिस्मानी तौर कितने सेहतमंद हैं और हम नफ्सियाती तौर, जहनी तौर कितने सेहतमंद हैं, दोनों को एक साथ लेने की जरूरत है। तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं, हम कितने तंदुरुस्त हैं। इसलिए इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जहन और जिस्म दोनों अहम है। पहले से मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि दोनों चीजें अहम है। यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी को तंदुरुस्त कहना है, तंदुरुस्त कहने के लिए वो शख्स दोनों हिसाब से जहनी भी और जिस्मानी तौर से सेहतमंद होना चाहिए। जब साइकोसोमेटिक एंड सोमेटोसाइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नफ्सियाती और सोमेटो नफ्सियाती अवामिल, ये सोमेटो क्या है ये हमें इस पैरा में पता चल जाएगा। जब हमारे पास दर्द या तकलीफ की जिस्मानी अलामत होती है तो हम इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब भी हमें कोई तकलीफ हो जाती है, जिस्मानी तौर से हम कमजोर महसूस करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के पास चले जाते हैं ताकि डॉक्टर जो है वो हमें इस कमजोरी की वजह बोले, वो हमें इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढ के दी। इलाज बहस औकात ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर अलामत की कोई तिब्बी वजह या वजाहत तलाश करने के काबिल नहीं होता। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं जिस्मानी तौर ठीक महसूस नहीं करता हूं, इसके लिए आप मुझे कोई दवाई दे दो, तो डॉक्टर भी लाजवाब होते हैं, उनको हमारी बीमारी की कोई जिस्मानी वजह नहीं दिखती है। ताहम अलामत और दर्द हकीकी है,
जो भी मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे सिम्टम्स हैं, ये अलामात है, और जो मेरा दर्द है, जो मेरा पेन है, वो हकीकी होता है, इससे नफ्सियाती बीमारी कहा जाता है। ये असल में मेरे जिस्म की बीमारी नहीं होती है, ये असल में मेरी नफ्सियात की बीमारी। मैं ज़हनी तौर से बीमार होता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी में भी बीमारी फील करता हूँ। ताहम अलामात और दर्द हकीकी है, इसे नफ्सियाती बीमारी कहा जाता है, जिससे मुराद हकीकी जिस्मानी, जिसको सोमैटिक अलामात का तजुर्बा होना या इनमें मुब्तला होना है। तो जब इस किस्म की हमें बीमारी होती है, हम जिस्मानी तौर खुद को बीमार मानते हैं, लेकिन जिस्मानी कोई वजह नहीं होती है, कोई बायोलॉजिकल वजह नहीं होती है, तो माना जाता है कि हम असल में नफ्सियाती बीमार होते हैं। और इसी से मुराद हकीकी जिस्मानी अलामत, जिसको सोमैटिक, जिस्मानी को ही सोमैटिक अलामत का तजुर्बा होना या इनमें मुब्तला होना है, जो किसी हयातियाती अवामिल की वजह से नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इसकी कोई बायोलॉजिकल वजह नहीं होती है, बल्कि नफ्सियाती अवामिल जैसे तनाव, स्ट्रेस, इज़्तिराब, डिप्रेशन, अफसरदगी वगैरह की वजह से होता है। नफ्सियाती इस्तिलाह में दिमाग और जिस्म दोनों शामिल हैं। नफ्सियाती इस्लाह में दिमाग, जहन और जिस्म दोनों शामिल है। साइकी से मुराद हमारा जहन है और सोमा जिस्म से मुराद है। साइकोसोमेटिक बीमारी एक नफ्सियाती हालात है, जिसमें जिस्मानी अलामत होती है, अक्सर किसी तबी वजाहत के बगैर। तो साइकोसोमेटिक बीमारी उसी बीमारी को कहते हैं जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल, कोई भी हयातियाती वजह नहीं होती है, लेकिन हमारी जो बीमारी है वो हमारी नफ्सियाती की ही वजह से होती है। यहाँ दो मंजरनामे हैं। नफ्सियाती अवामिल जो इसमें हिस्सा डालते हैं, यानी जिस्मानी अमराज का सबब बनते हैं, इन्हें नफ्सियाती अवामिल कहा जाता है। मसलन स्टेज पर परफॉर्म करने से बेचैनी होना, स्टेज पे परफॉर्म करने की वजह से बेचैनी पेट की खराबी की तरफ जाता है। अगर मुझे कहा जाता है कि आप स्टेज पे कहीं पे परफॉर्म करो, लेकिन उसी के साथ मेरा पेट दर्द शुरू हो जाता है, और जहनी अवामिल का बाइस बनने वाली जिस्मानी अवामिल सोमेटो नफ्सियाती अवामिल का हवाला देते हैं। नफ्सियाती और सोमेटो बीमारी में डॉक्टर दर्द का इलाज करता है और हयातियाती अवामिल का ख्याल रखता है। इस दर्द का जरिया नफ्सियाती अवामिल को भी मद्देनजर रखता है। तनाव, अफसरदगी, इज़्तिराब वगैरह जिस्मानी अलामात में जाहिर हो सकते हैं और जिस्मानी वजह बन सकती है। बीमारी, सर दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कुव्वत मुदाफ़त में कमी, पेट में दर्द, खाने और सोने के अंदाज में तब्दीली, सुस्ती वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें साइकोसोमेटिक डिजीज या डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। हम बीमार महसूस कर सकते हैं, हमें कमर में दर्द हो सकता है, हमें सर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और जो हमारे खाने पीने का या सोने का अंदाज होता है उसमें तब्दीली हो सकती है। इस तरह फर्द के अंदर की जज्बाती परेशानी और दर्द जिस्मानी अलामत और बीमारी की सूरत में जाहिर होता है। अलामत की कोई तिबी वजाहत नहीं हो सकती है। मरीज बहुत सारे डॉक्टरों से मशवरा करता है और वजह तलाश करने के लिए बहुत सारे टेस्ट भी करवाता है। तो मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको बहुत सारे टेस्ट करवाता है ये ढूंढने के लिए कि इस बीमारी की वजह क्या है, लेकिन उनको कोई बीमारी की वजह, जो बायोलॉजिकल वजह वो नहीं मिलती। टेस्ट की वजह से सामने बीमारी की वजह नहीं आती। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जज्बात को बोतल में बंद करना सेहत के मसाइल का बायस
बन सकता है। अगर मैं अपने इमोशंस को बंद रखूंगी, अगर मैं अपने जज्बात को बंद रखूंगी, तो इससे खुदा ना करे बहुत सारी बीमारियां वजूद में आ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन जो इमोशंस हैं, इन जज्बात को सही तरीके से निकालना है। तो जरूरी है कि हम सीखें कि इन जज्बात को सही तरीकों से कैसे वेंट आउट करें, कैसे निकालें। तनाव का इंतजाम तनाव के महरकात की निशानदेही के साथ शुरू होता है, ताकि कोई शख्स तनाव को रोकने के लिए बर वक्त इकदाम कर सके, टाइम पे हम इकदाम उठाएं। बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। सेहत मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर होती है। पहले ही भी हमने बोला कि सेहत खाली एक अमल से मुतासिर नहीं होता है, बहुत सारे अवामिल हैं जिससे जो हमारी सेहत को मुतासिर करता है। जैसे जैसे हम बढ़ते और तरक्की करते हैं, हम अपनी जात और शनाख्त का तस्वुर करते हैं। ये हमारे समझने, सोचने और बर्ताव करने के तरीके को मुतासिर करता है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ हालात में हमारी सेहत, कामकाज और एडजस्टमेंट में सहूलियत या रुकावट पैदा होती है। ये खराबी दिमागी सेहत से मुतालिक मसाइल और दिमागी अवारिस का बाइस भी बन सकता है। इन नफ्सियाती अवारिस की वजाहत के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ये ढूंढने की कोशिश की गई है कि इन नफ्सियाती जो अवारिस हैं, जो साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं, उनकी वजह क्या है। मुख्तलिफ तरीकों से वजह ढूंढने की कोशिश की गई। पहला, हयातियाती नुक्ते नजर, जिसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। ये तबी मॉडल है जहां नफ्सियाती अवारिस और मसाइल के लिए हयातियाती अवामिल को जिम्मेदार समझा जाता है। यहाँ पे हम ये मॉडल है, ये तिबी मॉडल है। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बीमारी के बायोलॉजिकल क्या क्या रीजंस हैं। जेनेटिक अवामिल, दिमाग को नुकसान, दिमाग के काम करने में बेज़ाब्तिगियां, हार्मोनल अदम तवाजुन, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम वगैरह अवारिस का सबब है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बीमारी की जो वजह है वो हम तिब से ही निकालेंगे। जो हमारे पास मेडिकल पर्सपेक्टिव है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें हम देखते हैं कि कहीं हमारी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे जीन्स में ही, हमारे बाप दादा की में ये प्रॉब्लम तो नहीं थी जिस वजह से मुझ में ये प्रॉब्लम हो गई है, या कहीं हमारे हार्मोन्स में कमी तो नहीं है, हमारे न्यूरो सिस्टम में कोई मसला तो नहीं है जिस वजह से बीमारी जाहिर हो गई है। नफ्सियाती नुक्ते नजर, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये सेहत और जहनी मसाइल में किरदार अदा करने के लिए नफ्सियाती अंसर पर तवज्जो मरकूज करता है। इसके तहत 3 अहम नुक्ते नजर हैं। तो नफ्सियाती नुक्ते नजर में हम नफ्सियाती वजह देखने की कोशिश करते हैं, और इस नफ्सियाती नुक्ते नजर में 3 तरीकों से हम ये देखते हैं। पहला, नफ्सियाती नुक्ते नजर, जिसको हम साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी की लाशोरी जहन में नाकाबिल कबूल और धमकी आमेज ख्यालात और ख्वाहिशात का जबर जहनी खराबी और खराब रवैये का बायस बनता है। तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव हमें बोलता है कि अगर हमारे अंदर कोई जहनी तनाव है, कोई लाशोरी है, तो हमें देखना चाहिए कि कहीं हमने कुछ चीज दबा के तो नहीं रखी है। कोई बचपन की वजह से ये जो अभी मेरी जहनी परेशानी है, क्या किसी बचपन में कोई हादसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है जिस वजह से मुझे ये बीमारी नाफिज हुई है। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में हम यही देखते हैं कि रिप्रेसिव कोई थॉट्स नहीं होता है। दूसरा जो है वो है तर्ज अमल के नुक्ते नजर, जिसको हम बिहेवियरल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। तर्ज अमल के नुक्ते नजर के ख्यालात के खराब ख्यालात और तर्ज अमल माहौल से सीखे जाते हैं।
बिहेवियरल पर्सपेक्टिव हमें बोलते हैं कि अगर हमें कोई थॉट है, नेगेटिव थॉट है, कोई हमें जहनी परेशानी है, आप देखो आप किस माहौल में रहते हो। इनका मानना है कि जो हमें जहनी परेशानियां होती हैं, जहनी बीमारियां होती है, वो हमारे माहौल की ही वजह से होती है, हमारे एनवायरनमेंट की ही वजह से होती है। तीसरा जो है वो है अलमी तनाजुर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये हमारी सोच के नमूनों के किरदार पर तवज्जो मरकूज करता है, जो कि गलत रवैये और अवारिस जिम्मेदार हैं। ये गैर मुंतकी सोच के लिए नमूनों और असबाब के तौर पर गैर मामूल अकायद के बारे में बात करता है। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव हमें बोलता है, अलमी तनाजुर जो है ये हमें बोलता है कि आपकी सोच है, आपकी जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, क्या वो सही से काम करती हैं? क्या आपकी सोच सही है? अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप सेहतमंद होंगे। अगर आपकी सोच में ही मसला है, नेगेटिव सोच है आपकी, जिसका सीधे सीधे असर आपके जहन पे पड़ेगा। समाजी सकाफती नुक्ता नजर, जिसको हम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। अफराद, हम सबको पता है कि हम अफराद जो हैं ये अकेले नहीं होते हैं, वो ग्रुप सेटिंग्स में रहते हैं और काम करते हैं, हम एक ग्रुप में काम करते हैं। इसलिए बदजमी और नफ्सियाती अवारिस की वजह में खानदान, बरादरी, समाज, सामाजिक कारकर्दगी के अमल और सकाफती तरीकों के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। समाजी सकाफती अवामिल हमारे ख्यालात, रवैये, जज्बात पर असर अंदाज होते हैं, जो बदले में हमारे काम करने और फलाह व बहबूद को मुतासिर करते हैं। जो भी हम समाज में रहेंगे, जो भी हमारा कल्चर होगा, उसका सीधा सीधा असर हमारे सेहत पे पड़ता है, जहनी सेहत भी और हमारी जिस्मानी सेहत दोनों पे पड़ता है। ये हमारे ख्यालात, रवैये, जज्बात पे भी असर होता है, जो बदले में हमारे एडजस्टमेंट में भी असर डालता है। हम कितने इस माहौल में एडजस्ट होते हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, इससे भी डिटरमाइन होता है कि हमारी सेहत कैसी होगी। बायोसाइको सोशल मॉडल सेहत के लिए एक जामिया नुक्ता नजर है, जिसे जॉर्ज एल एंजल ने 1977 में तैयार किया था, जो गैर मामूली सोच और रवैये की वजाहत के लिए हयातियाती, नफ्साती और समाजी सकाफती के तमाम तरीकों को यकजा करता है। ये इंसानों की नशोनुमा, एडजस्टमेंट और सेहत को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ अवामिल पर एक जामिया नजर रखता है। मुख्तलिफ अवामिल में हयातियाती, बायोलॉजिकल, नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल और समाजी, सोशल एस्पेक्ट्स हैं। तो जरूरी है कि हम इन तीनों को मद्देनजर रखें। मिसाल के तौर पर हयातियाती अवामिल फर्द को जारहाना होने का शिकार बना सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बायोलॉजी ने मुझे बहुत एग्रेसिव बनाया है, मेरी जीन्स ऐसे हैं, हमारे जीन्स बहुत एग्रेसिव है, और फिर मुझे मेरा माहौल भी वैसा मिलता है कि मैं ये एग्रेशन दिखाती हूँ, तो माहौल मुझे ऐसा मिलता है जहां पे मेरी जीन्स की वजह से जो मुझे एग्रेशन है उसका वेट आउट मुझे मिलता है। माहौली अवामिल इसे जाहिर करने का सबब बन सकते हैं। इसी तरह यहां तक कि अगर माहौलियाती अवामिल किसी को कमजोर बना सकते हैं, समाजी सकाफती अवामिल हिफाजती अवामिल के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर
میرے جینز، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میرے جینز مجھے بہت ایگریسو بناتے ہیں، میں بہت ایگریسو ہوں، مجھے جینز بہت ایگریسو ملے ہیں، لیکن مجھے میرا ماحول جو ہے وہ بہت ہی اچھا ملا ہے. مجھے میرا ماحول بولتا ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ کتنا بھی غصہ آئے، آپ ایگریشن مت دکھاؤ. صحت کے بایو سائیکو سوشل ماڈل میں اہم پہلو درج ذیل ہے. بایو سائیکو سوشل ماڈل بیماری کے انسانی تجربے کو مریض کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کے لیے بیماری کی محدود ساخت سے آگے بڑھتا ہے. تو بایو سائیکو سوشل میں سینٹر پہ پیشنٹ کو ہی رکھتے ہیں. جو مریض ہوتا ہے اسی کو سینٹر میں رکھتے ہیں، اسی کے نقطۂ نظر سے بیماری کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. فرد ایک الگ الگ ہستی نہیں ہے جس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے، لیکن وہ ایک درجہ بندی میں ترتیب دیے گئے باہم مربوط نظام کا حصہ ہے. ایک الگ تھلگ ہستی نہیں ہے، وہ ایک سماج میں رہتے ہیں. تو ہمیں پورے پرسپیکٹیوز کو دیکھ کے ہی فرد کو دیکھنا چاہیے. یہ خلیات، ٹشوز اور اعضاء پر مشتمل ہے جو فرد کا حصہ ہے. ایک فرد سیل سے، ٹشوز سے بنتا ہے، آرگن سے بنتا ہے، اور فرد خود خاندان، گروپ، برادری، سماج، ملک، دنیا اور کائنات کا حصہ ہے. اس طرح وہ وسیع تر سماجی، ثقافتی، روحانی نظام اور سیاق و سباق کا حصہ ہے. انفرادی سطح پر اور نظام کی سطح پر تجربات دونوں ایک دوسرے سے تعامل اور اثر انداز ہوتے ہیں. علاج اور نفسیاتی مداخلت کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مریض اور ڈاکٹر کے درمیان فعال تعامل اور مواصلت کی ضرورت ہے. مریضوں کے علاج اور صحت کے نتائج کے لیے اس کے کئی فائدے ہیں. یہ مریض کو بااختیار بناتا ہے، انہیں علاج کی تعمیل کے لیے ترغیب دیتا ہے. خاص طور پر دائمی بیماری کی صورت میں صحت کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی بنانے اور اس پر عمل درد آمد کرنے کی ترتیب دیتا ہے. بایو سائیکو سوشل ماڈل نے صحت کی نفسیات، رویے کی ادویات اور سائیکو نیورو امیونولوجی کے نئے شعبوں کو جنم دیا. بایو سائیکو سوشل ماڈل کی ہی وجہ سے سائیکو نیورو امیونولوجی جو ایک برانچ ہے وہ وجود میں آیا ہے، اس نے جنم لیا. صحت کی نفسیات کی ایک اہم شاخ ہے جو بنیادی طور پر صحت، بیماری، ان کی ایٹیولوجی، ان کی وجوہات اور علاج، صحت کو بہتر بنانے اور فروغ دینے کے لیے مداخلتوں پر مرکوز ہے، اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں بہتری اور صحت کی پالیسی کی تشکیل کرتی. طرز عمل کی دوا جامع علاج کے لیے حیاتیاتی ادویات کے پہلوؤں کے ساتھ بطور دوا رویے اور نفسیاتی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. اس طرح یہ رویے کے علوم پر مبنی ہے جن میں نفسیات، سماجیات، بشریات شامل ہیں. سائیکو نیورو امیونولوجی دماغ اور مدافعتی نظام کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور کس طرح کسی کی صحت متاثر ہوتی ہے. یہ جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا پہلے یونٹ کا مائنڈ باڈی ریلیشن شپ، یہاں پہ وہ اختتام ہوتا ہے. اب جو ہمارا دوسرا یونٹ ہے وہ ہے سیلف اینڈ آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ، ہم اب وہ اٹھانے جا رہے ہیں. تو اس مائنڈ باڈی ریلیشن شپ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آج کل
ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت ہی لگژریس لائف جیتے ہیں، ان کو ہر ایک قسم کی سہولت ہے، لیکن تب بھی وہ ذہنی پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کیونکہ مائنڈ، جب ہم دن بھر فون کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری باڈی موو بھی نہیں کرتی ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ خالی ایک چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، جس سے ہمارے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم کتنے بھی لگژریس لائف جیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ذہن بھی صحیح ہو۔ تو اب ہم اپنے دوسری جو یونٹ ہے سیلف اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے، جو کہ ہے خود اور شناخت کی ترقی۔ ہم عام طور پر اپنی زندگی میں بہت سے انتخابات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹریک پہ جانا، کسی خاص کورس کا مطالعہ کرنا، یا کسی ضرورت مند کو مدد کرنا۔ ایسے انتخاب بھی ہوتے ہیں جو ہم مستقل بنیادوں پر کرتے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن دیکھنا، یا کون سا ناشتہ کھانا، یا کس وقت سونا وغیرہ۔ یہ تمام انتخابات ہماری ذات اور شناخت پر مبنی ہیں۔ ہم کس قسم کے انسان ہوں گے، ہم کیا پسند کریں گے، ہم کیا ناپسند کریں گے، ہمیں کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں ٹی وی میں دیکھنے میں کیا اچھا لگتا ہے، ہم کس وقت پہ سونا پسند کریں گے، کیا ہم بہت لیٹ سونا پسند کرتے ہیں، یا بہت جلدی سونا پسند کرتے ہیں، یا صبح جلدی اٹھنا پسند کرتے ہیں، یا لیٹ تک سونا پسند کرتے ہیں۔ یہ سب ہماری ذات اور شناخت پر مبنی ہوتا ہے، ہمارے سیلف پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہم کس قسم کی شخصیت ہوں گی، ہم کون ہیں کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر ہم اپنے انتخاب اور فیصلے کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم کون ہیں اور کیا بن سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خود اور شناخت لوگوں کے اہداف اور محرکات کو متاثر کرتی ہے۔ وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ جو اقدامات کرتے ہیں، ان کے احساسات اور ہمارے رویوں کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سیلف ہوتا ہے، یہ خود جو ہوتا ہے، اسی سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ ہماری سوچ کیسے ہوگی، ہم اپنی زندگی کیسے جیتے ہوں گے، ہم کون سے راستے اختیار کریں گے کامیاب ہونے کی۔ خود اور شناخت کے تصورات، concepts of self and identity۔ جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو ہم خود سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں تو میں اپنے سیلف سے واقف ہوتی ہوں، تو میں اپنے خود سے واقف ہوتی ہوں۔ جب ہم خود تجربہ کرتے ہیں، خود بیداری کا مسلسل ترکیب پذیر احساس ہے جو عمل کی رہنمائی کرتا ہے اور شکل اختیار کرتا ہے، جب فرد اور مختلف ماحول سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں جس میں وہ رہتا ہو۔ ہم کون ہیں کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر ہم اپنے انتخاب اور فیصلے کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم کون ہیں اور ہم کیا بن سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ خود اور شناخت لوگوں کے اعتراف اور محرکات کو متاثر کرتی ہے۔ وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ جو اقدامات کرتے ہیں، ان کے احساسات اور ہمارے رویوں کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خود میں دونوں شامل ہیں، میں جو تجربہ یا عکاسی کرتا ہے، اور میں جو اعتراض اور تجربہ ہے۔ بعض اوقات ہم محرک کے لیے ترستے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں امن اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس ہمیشہ واقع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہمیشہ اپنے سیاق و سباق کی عکاسی کرتا ہے۔ خود میں نہ صرف یہ شامل ہے کہ
मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, जो कि ज़ाती नुक्ते नज़र होता है। ये जो सेल्फ है, ये खाली इतना नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। इसमें ये भी है, बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव है कि बाकी जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खुद में न सिर्फ ये शामिल है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, बल्कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रखते होंगे, यानी कि दूसरों का नुक्ता नजर मेरे ऊपर क्या है। शिनाख्त को खुद की तारीफ के तौर पर समझा जा सकता है। जो हमारी आइडेंटिटी होती है, वो इसी पे डिपेंड होती है कि मैं खुद को क्या समझती हूँ। यानी ये खुद के मुस्तकिल एहसास से मुराद है। इस बारे में हिदायत फराहम करता है कि कोई क्या कर सकता है, मुझ में क्या कुव्वत है, मैं कितना आगे जा सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता हूं, कि कोई क्या कर सकता है, कहां से ताल्लुक रखता है, किस चीज की कदर करनी। हम शिनाख्त को खुद तजुर्बा से ज्यादा मुस्तहकिम समझ सकते हैं, जो ज्यादा लम्हाती है। हम खुद के बारे में आगाही के इब्तिदाई एहसास के साथ पैदा हुए हैं। बिल्कुल इब्तिदाई तौर पर हम एक माहौलियाती खुद को तैयार करते हैं, इकोलॉजिकल सेल्फ को हम तैयार करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो उसी के साथ ये जो मेरा सेल्फ है, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। मैं खुद को समझने लगती हूँ पैदा होने के बाद। अपने जिस्म और जिस्मानी माहौल से इसके ताल्लुक के बारे में आगाही एक शेरख्वार बच्चा सीखता है कि वो जितनी रोज जोर से अपनी टांग को लात मारेगा, पालने पर लटका हुआ झूला उतनी ही तेजी से हरकत करेगा। तो जब हम पैदा होते हैं, एक शेर का और बच्चा होता है, उसको पाले में डालते हैं, उसको ये समझ आती है उसी टाइम कि मैं कितनी जोर से लात मारूंगा जिसकी वजह से जो मेरा जो झूला है वो झूलने लगेगा। उसको ये समझ आता है कि जितनी जोर से मैं लात मारूंगा उतनी ही तेज मेरा जो पाला है वो झूलने लगेगा। नवजायद बच्चे इंसानी चेहरों में एक खास दिलचस्पी जाहिर करते हैं और अपने चेहरे के तासुरात को निगाहशास्त करने वालों से मिलने की सलाहियत जाहिर करते हैं। तो ये जो नवजायद बच्चे होते हैं, ये पहले से ही ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा जो चेहरा है उससे मिलने वाले चेहरे कौन कौन से हैं। वो सामाजिक ताल्लुक बनाने की कोशिश करता है। जो उसको लगता है कि मेरे चेहरे जैसे चेहरे लोग हैं, उनके साथ वो पसंद करता है रहना। और यही जो समाजी ताल्लुक है वो खुद को तरक्की के लिए लाजमी है। समाजी और सकाफती अवामिल खुद और शिनाख्त की तरक्की को मुतासिर करते हैं। हम हमेशा खुद आगाही से काम नहीं करते। हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गैर शऊरी तौर पर गुजरता है। जैसे कि हम बारिश में खुशी से रक्स करते हैं, किसी किताब में डूबे हुए महसूस करते हैं, दोस्तों के साथ तफरीह करते हैं। इनमें से बहुत से मौके हैं जब हम हमारी तवज्जो का मरकज नहीं है। मिसाल के तौर पर जब कोई ऐसी हालत में हमारा नाम पुकारता है जो हमारा शोर नफस की तरह मुंतकिल हो जाता है। ये जो सेल्फ है, ये जो खुद है, इसकी 3 अकसाम है। सेल्फ जो है इसकी 3 किस्म है। सेल्फ को या खुद को मुख्तलिफ तरीकों से तस्वुर किया जाता है। प्राइवेट सेल्फ में खुद की
हालातों या रवैयों के बारे में अदराक शामिल है। तो प्राइवेट सेल्फ के बारे में मैं वो इसमें मुझे अपने बारे में पता होता है कि मैं मेहरबान हूं, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। ये खुद की तरफ खुद की तशखीस है। ये सेल्फ जो है ये है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा इंसान हूं, मुझे क्या चीजें पसंद है। इस सेल्फ को हम प्राइवेट सेल्फ बोलते हैं। दूसरा जो है वो है इज्तिमाई सेल्फ या इज्तिमाई खुदी। इज्तिमाई खुदी में एक मखसूस ग्रुप जैसे खानदान, जात के ग्रुप, साथी कारकुनों, साथियों वगैरह की तरफ से खुद के बारे में जायजे शामिल हैं। तो ये जो इज्तिमाई खुदी है इसमें जो मेरे बहुत करीबी साथी होंगे, जो मेरे खानदान वाले होंगे, वो बोलेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में जायजा लेते हैं कि मैं किस किस्म की इंसान हूं, मुझे क्या चीजें पसंद है। मेरे खानदान वाले बोलेंगे कि मैं किस किस्म की इंसान हूं, मेरे साथी बोलेंगे कि मुझे क्या चीज पसंद है। ये सब इज्तिमाई खुदी कहलाता है। अवामी खुदी में दूसरों की तरफ से आने वाले खुद के बारे में इदराक शामिल है। लोग आमतौर पर मुझे इंट्रोवर्ट के तौर पर समझते हैं। दूसरों का ख्याल है कि मुझे आसानी से दोष दिया जाता है। अवाम जो मेरे इर्द गिर्द है, जो मेरी सोसाइटी है, सोशल सेल्फ है, मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे कैसे समझते हैं। मान लीजिए जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो मुझे बहुत इंट्रोवर्ट समझते हैं, वो मुझे बहुत शर्मीला समझते हैं। दूसरों का ये ख्याल है कि मुझे बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जब मेरे बारे में बाकी लोग बोलेंगे तो उसको हम अवामी खुदी बोलते हैं या अवामी खुद बोलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था सबसे पहले माइंड और बॉडी की रिलेशनशिप। ये हमने समझा कि जो हमारा माइंड और जो हमारा जिस्म है उसके बीच में क्या ताल्लुकात है। हमने ये समझा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जहन को हेल्दी रखें, हम अपने जहन को सेहतमंद रखें, क्योंकि सेहतमंद जहन ही हमारी सेहतमंद जो जिस्म होगा उसको ये करता है। उसी से हमें पता चलता है कि हम जिस्मानी तौर कितने सेहतमंद रहेंगे। ये समझ में हमें आना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम अपने जहन को एंगेज रखें, हम अपने जहन में पॉजिटिविटी लाए, ताकि इसका जो हमारे जिस्म पर असर वो अच्छा ही पड़े, हमारा जिस्म भी इस वजह से सेहतमंद रहे। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे देखी माइंड बॉडी रिलेशनशिप में कि हमारी सेहत खाली एक पहलू से मुतासिर नहीं होती है। हमारी जो सेहत है वो हमारे खाली खाने पीने से मुतासिर नहीं होती है। इसके अलावा हम किस माहौल में रहते होंगे, हम हमारा जो नफ्सियाती है वो कैसा होगा, और हम किस माहौल में रहते हैं, वो सब चीजें हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं। तो खुदा ना करे जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमें इन सब पहलुओं पर नजर रखनी है कि मेरी सोसाइटी ठीक है, मेरी नफ्सियात ठीक है, मेरा जिस्म ठीक है। ये सब चीजें मुझे मद्देनजर रख के ही खुद की सेहत को देखना होता है।
दूसरी चीज, जब हम किसी बीमारी का इलाज करने जाते हैं और डॉक्टर्स को इस इलाज की कोई वजह पता नहीं चलती है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे पेशेंट्स के जहन को स्टडी करें, नफ्सियात को स्टडी करें कि ये जो मरीज हैं, अगर हमारे पास जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास जो भी मैंने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, वो हमें दिखाती हैं कि इसकी जो बायोलॉजी है ये बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर्स को देखना चाहिए वो इन सब पहलुओं को भी देखें। क्या इसकी फैमिली में कोई इशू तो नहीं है, क्या इसकी नफ्सियात पे कोई असर तो नहीं है जिस वजह से ये अपनी जिस्मानी सेहत पे असर पड़ता है। इससे हमें पता चला कि ये जो हमारी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत है, इनके दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे पर असर अंदाज है। एक पे अगर असर होगा, उसका सीधा सीधा असर हमारे दूसरे हिस्से पे भी पड़ सकता है। अगर हमारी जिस्मानी सेहत बिगड़ी हुई है, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम जहनी तौर भी अब सेहतमंद नहीं रह सकते। दूसरी चीज, अगर हमारे जहन में कोई मसला हो जाएगा, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पे भी पड़ सकता है, हमारे जिस्म पे भी पड़ सकता है। दूसरी जो हमने चीज देखी आज वो था, और हमें इस सवाल का जवाब मिला कि ये नहीं जरूरी है कि अगर मैं जिस्मानी तौर फिट हूं, मुझे जिस्मानी तौर कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेहतमंद हूं। जिस्मानी बीमारी के अलावा मुझे देखना है कि मेरे अंदर कोई नफ्सियाती, कोई जहनी बीमारी तो नहीं है। इन दोनों चीजों को मद्देनजर रख के ही, इन दोनों चीजों को स्टडी करके ही मैं किसी को सेहतमंद बोल सकती हूँ। अगर दोनों चीजें सेहतमंद होंगी, जिस्म भी सेहतमंद होगा और जहन भी सेहतमंद होगा, तब जाके ही हम किसी को सेहतमंद बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जिस्मानी तौर सेहतमंद होगा वो उसको हम सेहतमंद कहेंगे, उसको कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है तो वो सेहतमंद है, ऐसा नहीं है। दोनों पहलुओं को हमें मद्देनजर रख के ही किसी को हम सेहतमंद बोल सकते हैं। और एक चीज जो जरूरी है हमें खुद पे भी अप्लाई करना, वो ये है जो हमने आज के इस लेक्चर में देखा कि जो हमारे अंदर इमोशंस होती हैं, उनको सामने लाना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे अंदर इमोशंस होती हैं, इनका वेट आउट जरूरी है। अगर मैं बहुत ही बैड फील करती हूं, तो मुझे किसी के साथ बात करनी चाहिए, ताकि मेरी जो जहनी परेशानी है वो कम हो जाए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि इन इमोशंस को, इन जज्बात को बोतल में बंद रखने से कुछ नहीं होता। इन जज्बात को बोतल में बंद रखने से हमारी जो जहनी सेहत है उस पर असर पड़ता है, हम जहनी तौर बीमार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन इमोशंस को वेट आउट देना, इनको खोलना, दूसरों के सामने अपने इमोशंस को बयान करना, ये सब चीजें जरूरी है। उसी से हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद ही खड़ा करते हैं। अपने इमोशंस को दूसरों के सामने बयान करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जहनी तौर तंदुरुस्त रह सके।
दूसरी जो चीज जो हमने आज देखी वो था हमारा जो दूसरा टॉपिक था सेल्फ एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट। उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि सेल्फ होता क्या है, ये जो खुद है वो होता क्या है, वो कब डेवलप होना स्टार्ट होता है। हमने बोला कि ये जो सेल्फ है, सॉरी, ये जो खुद है, खुद ही है, सेल्फ है, जब हम पैदा होते हैं, जब एक बच्चा नवजात होता है, शीर होता है, उसी स्टेज से हमारा सेल्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। हमें ये समझ में हमें चीजें आने लगती हैं कि हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे करीबी कौन कौन है, हम किन से हम किन को अपनी सोसाइटी बोल सकते हैं। तो इस सेल्फ की डेवलपमेंट बराबर होती रहती है जिंदगी के हर एक मरहले में। हमारा ये जो सेल्फ है, हमारी ये जो खुदी है, वो डेवलप होती है। जाहिर होता है मैं क्या सोचूंगी, मेरा जो रवैया है वो कैसा होगा, इसी पे डिपेंड होता है कि मेरा जो सेल्फ है वो कैसा होगा। मैंने अपना जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट बनाया है वो कैसा बनाया है, उसी से इन सब चीजों का मुझे अंदाजा मिलता है कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ, मुझे क्या चीजें पसंद आएगी, मुझे क्या चीज पसंद नहीं आएगी। ये सब चीजें डिपेंड होती है कि मेरी जो खुदी है, मेरा जो सेल्फ है वो कैसा होगा। हम कौन है के बारे में अपने इल्म की बुनियाद पर हम अपने इंतखाब और फैसले करते हैं। जब मैंने अपने सेल्फ को समझा होगा, जब मैं अपने सेल्फ को समझूंगी, उसी की बुनियाद पे मैं अपनी जिंदगी के फैसले लूंगी। मैं खुद को समझूंगी कि मुझे आगे जाके क्या करना है, क्या क्या चीजें मुझे हौसला अफजाई दे सकते हैं, किन चीजों से मैं मुतासिर हो सकती हूँ। जब मैंने अपने सेल्फ के बारे में इल्म हासिल किया होगा, ये जो सेल्फ है ये डेवलप होता है हमारी जिंदगी के हर एक मरहले पे। हम ये जो हमारा सेल्फ है, इसके मैंने आपको बोला 3 किस्म के सेल्फ होते हैं। प्राइवेट सेल्फ एक वो होता है कि मैं अपने बारे में क्या बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छी हूं, मुझे बाकी लोग पसंद करते हैं, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। जब मैं इस सेल्फ के बारे में बोलूंगी तो ये हमारा प्राइवेट सेल्फ कहलाता है। दूसरा जो है वो है इज्तिमाई खुदी। इज्तिमाई खुदी और जो हमारा दूसरा अवामी खुदी में फर्क ये है कि इज्तिमाई खुदी में जो मेरे इर्द गिर्द रहते होंगे, जो मेरे बहुत करीबी होंगे, वो सब मेरे सेल्फ के बारे में बोलेंगे। जो मेरे बहुत करीबी होंगे, जैसे कि मेरे खानदान वाले, मेरे जो दोस्त होंगे, अरबाब होंगे, वो सब बोलेंगे कि मैं किस किस्म की इंसान हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई मेरा दोस्त बोलेगा कि ये बहुत अच्छी इंसान है, तब हम बोलते हैं कि ये इज्तिमाई सेल्फ है, ये इज्तिमाई खुदी है। लास्ट जो हमने बोला था, सेल्फ का जो तीसरा खुदी का जो तीसरा किस्म है वो है अवामी खुद, कि दूसरों की तरफ से आने वाली खुद के बारे में इदराक शामिल होना, कि लोग जो समाज में रहते होंगे, जो लोग समाज में रहते होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो मेरे समाज में लोग होंगे वो मुझे क्या बोलते हैं कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं या मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं, दूसरों का क्या ख्याल है।
میرے سماج میں رہنے والے لوگ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. جب دوسرے لوگ، سماج میں رہنے والے لوگ میرے سیلف کے بارے میں بولیں گے تب میں بولتی ہوں یہ عوامی خودی ہے. سماج میں رہنے والے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. جب ایسے لوگ بولیں گے، سماج میں رہنے والے لوگ بولیں گے کہ آپ کس قسم کی انسان ہو، تب وہ عوامی خودی کہلاتا ہے. شکریہ، آج کے لیے اتنا ہے.